मेरी उम्र बहुत कम है, मैं 13 साल की हूँ। मेरे दादाजी हवेली के गंदे कमरे में बीमार औरतों को भेजते थे और 6 दिन के बाद वह औरत बिल्कुल सही सलामत वहाँ से बाहर आ जाती थी। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब सच्चाई पता चली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा तो सर चकरा गया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। दरअसल मेरे दादाजी औरतों का इलाज करते थे। एक दिन मैं खुद उस कमरे में जाने लगी तो मेरी मम्मी ने पकड़कर मुझे बहुत मारा और कहा, खबरदार, अगर इस कमरे के पास भी देखा तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी। एक रात मैं बीमार थी और मैंने सोचा दादाजी के उस गंदे कमरे में चली जाती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही कमरे में गई मेरी तो रूह कांप गई और मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ तो मैं बहुत कम उम्र की हूँ। मैं 13 साल की थी। मेरे दादाजी गांव के छोटे से डॉक्टर थे। हमारी एक बहुत सी बड़ी हवेली थी, लेकिन उसमें एक कमरा था जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी उम्र उस समय कम थी, इसलिए मेरे दिल में हमेशा यह जानने की इच्छा होती थी कि आखिर इस कमरे में क्या होता है। वह कमरा मेरे दादाजी का था। देखा जाए तो वह कमरा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। मैं पूरे घर में इधर उधर घूमती फिरती थी, क्योंकि 5 भाइयों की मैं इकलौती बहन थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस कमरे में मुझे बहुत डर लगता था। उस कमरे के आसपास जाने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी। मेरी मम्मी कहती थी, तुमको इस कमरे में कभी नहीं जाना है, यह गंदा वाला कमरा है। घर का फालतू सामान यहाँ पर रखा गया है। मुझे लग रहा था कि मेरी मम्मी मुझसे झूठ बोल रही है। अगर यहाँ पर घर का गंदा सामान है तो मेरे दादाजी उस कमरे में औरतों को क्यों भेजते थे? और 6 दिन तक औरतें वहाँ से बाहर नहीं आती थी। 6 दिन के बाद वापस आती और फिर वह अपने घर को चली जाती। उनके लिए 6 दिन का खाना पीना भी सब उसी के कमरे में जाया करता था। जब उस कमरे में कुछ नहीं था तो 6 दिन तक लोग वहाँ क्या करते थे? और वह भी औरतें। 6 दिन बाद औरतें सही सलामत बाहर आती थी, जबकि मेरी मम्मी मुझे डराया करती थी कि वहाँ नहीं जाना, वरना तुम्हें कोई चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। एक बार सुबह सुबह मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे दादा घर के आंगन में बैठे थे और एक औरत मेरे दादा के कदमों में बैठी थी। कह रही थी कि आप मुझे भी इस कमरे में भेज दें, आपको ऊपर वाले का वास्ता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। दादाजी उसे कहने लगे कि बेटी, बात को समझो, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वह कहने लगी कि मुझे अभी इजाज़त मिली है, अगले हफ्ते मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। मेरे घर पर मेहमानों का आना है, वह 6 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकती। कृपया करके मुझे अभी इस कमरे में जाने दें। मैं घर के अंदर खड़ी थी, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं चुप से सब कुछ देख रही थी। फिर वह औरत बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दी। दादा ने कहा कि शोर मत करो, तुम्हारी जगह बनवाने की कोशिश करता हूँ। जगह बनवाने में से दादाजी का क्या मतलब था कि वह औरतों से भरा हुआ था? वहाँ जगह नहीं थी। ऐसा भी वहाँ पर क्या होता था? अभी मैं यह सोच ही रही थी कि मुझे पीछे से सर में हल्का सा मार पड़ा और मेरी माँ ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर मत आना। और मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मम्मी हमेशा मुझे उस कमरे में जाने से मना करती थी, मुझे छोटी छोटी बातों से रोकती थी। मेरे भाई तो सब कुछ करते थे, इसलिए मैं भी सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि अगर तुम हर जगह नहीं जा सकती हो, पर इंसान की फितरत होती है कि जिस काम से उसे रोका जाए वही काम करने के बारे में सोचता है। अब मैं अपनी मम्मी के साथ जिद बना ली थी कि और इरादा कर लिया था कि मैं जानकर ही रहूँगी कि उस कमरे में क्या होता है। एक बार मेरे पास मेरी दोस्त आई और कहने लगी, चलो खेलते हैं, मैं आज पूरा दिन तुम्हारे घर में ही रहूँगी। मैंने कहा, आज तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई मेरे घर में रहने की? तुम्हें इजाज़त नहीं मिलती, तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देते। तो उसने एक बात बताया कि मेरी माँ कहीं गई हुई है 6 दिन के लिए इलाज करवाने के लिए। बाबा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, इसलिए मैं मौका देकर
आ गई हूँ। मैंने कहा, फिर तो 6 दिन के लिए? लगता है तुम्हारी माँ मेरे घर पर आई होगी। वह हैरान हुई कि मेरी माँ तुम्हारे घर पर क्यों आएगी? वह तो किसी और शहर में गई है। मैंने कहा कि तुमसे झूठ बोला है। आजकल जो भी औरतें 6 दिन के लिए घर से गायब होती हैं वह मेरे घर ही आती हैं। मेरे दादा उसका कोई इलाज करते हैं। वह कमरा देख रही हो ना, वहाँ पर छोड़ देते हैं उनको 6 दिन के लिए। फिर उस कमरे में भी खाना जाता है और पानी भी, और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी। कहने लगी, फिर तो मुझे मेरी माँ से मिलना है। मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी, वहाँ किसी बच्चे को नहीं जाने देते। तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे। हमको कौन सा सबको बताकर जाना है कि अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। कहने लगी, कुछ नहीं होगा, जान से तो नहीं मार देंगे ना। मुझे मेरी माँ से मिलना है, उनसे बात करनी है। मुझे पूछना है उनसे कि उनको ऐसी कौन सी बीमारी है कि वह 6 दिन के लिए घर से बाहर चली गई। छोटे छोटे भाई बहन को मेरे हवाले करके पूरा दिन मैं काम करती हूँ, थक जाती हूँ। यार मदद करो। मैं अपने दोस्त से कहने पर उस कमरे के करीब चली गई और सीढ़ी लगाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मेरी सहेली सीढ़ी को पकड़ के खड़ी थी और मैं ऊपर चढ़ रही थी। जैसे ही मैं अंदर जाकर देखने लगी, वैसे ही मेरे कानों में कुछ सुनाई पड़ी। मेरी मम्मी की आवाज़ थी, जो मेरी सहेली को डांट रही थी और मेरी सहेली को मार भी रही थी। मुझे भी मेरी माँ ने देख लिया और सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया कि मैं बहुत डर गई और सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। मेरी माँ मेरी सहेली को मारना भी शुरू कर दिया। माँ ने कहा, जल्दी उतर, नहीं तो नीचे गिरा दूंगी। जल्दी नीचे उतर आओ। मैं जल्दी जल्दी नीचे आई। मुझे पता था कि आज मेरी अच्छे से पिटाई होगी, और वही हुआ। मम्मी ने मुझे बहुत मारना शुरू कर दिया था। मेरी सहेली को भी कहा कि तुझे क्या है इस कमरे से, क्यों यह सब कर रही है, आज नहीं छोड़ूंगी। बहुत मारा मुझे, मेरी सहेली को भी मारा और उस घर से निकाल दिया। शाम को पापा को भी यह बात बताई तो पापा ने भी मुझे डांट दिया। जबकि आज तक तो जब भी मेरी मम्मी पापा से मेरी शिकायत करती थी तो पापा यही कहते थे कि मेरी लाडली बेटी है, कोई कुछ ना कहे, उसको तो सातों खून माफ़ है, जो कहती है करने दो। लेकिन आज तो पापा ने भी मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा, आइंदा तुम इस कमरे के पास नहीं जाओगे, सुन लिया ना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मुझे मेरे माँ पापा मना कर रहे थे, उतने ही मेरे अंदर जिद और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं उस कमरे से चीख पुकार की आवाज़ सुनी। एक औरत चीख रही थी और कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यह काम नहीं करना है। और दादा भी चिल्लाकर कह रहे थे कि बेटी, अब आई हो तो यह काम करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से 4 और औरतों को मना किया है। मैं यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। दादाजी ने कहा, यह जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तुम इरादा नहीं बदल सकती। वह औरत रोने लगी और मैं सोचने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दफ़ा मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी कि डर गई, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पापा भी जाग गए और मम्मी भी, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैं रोते रोते मम्मी के गले लग गई और रोने लगी। मेरे पापा ने कहा कि क्या हुआ इसको। मेरी माँ ने कहा कि हमेशा उस कमरे के आसपास मंडराती रहती है, कहीं इसने अंदर झाँक कर तो नहीं देख लिया। पापा और माँ की आंखों में अजीब सा डर था। पापा ने कहा, ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, फिर तो यह सारी ज़िंदगी डरती रहेगी। मैं उस वक्त नींद में नहीं थी, उनकी बातें सुन रही थी। आखिर क्या था उस कमरे में जिसको देखकर मैं सारी ज़िंदगी डरती रहती। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे पास रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाओगी। लेकिन मुझ पर मम्मी की दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी माँ अपने काम में लगी थी, घर में कोई भी नहीं था। सोचा कि औरतें उस कमरे में जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं, कहती हैं कि हमारे सदियों पुराने प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं, हमारे 40 साल की बीमारियाँ दूर हो गई हैं।
मुझे तो सिर्फ पेट में दर्द है। अगर मैं 1 घंटे के लिए उस कमरे में चली जाऊंगी तो मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा और यही अच्छा बहाना है। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं वहाँ चली गई। उस कमरे में जाने का कोई दिक्कत नहीं था, आराम से मैं अंदर जा सकती थी क्योंकि उसके दरवाजे के ऊपर इतनी जगह थी कि मैं आराम से उसके अंदर से निकल सकती थी। दिक्कत यह था कि वहां जाने से पहले ही किसी न किसी को मालूम हो जाता था और मेरा प्लान नाकाम हो जाता था। लेकिन आज मैदान बिल्कुल साफ लग रहा था। आज मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं था। पापा घर पर नहीं थे और दादा भी घर पर नहीं थे। घर के कुछ नौकर भी छुट्टी पर थे। दोपहर का वक्त था। मम्मी अपने काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मेरे पास यही वक्त था कि मैं आज उस कमरे में जा सकती थी। मैंने बहुत आराम से सुकून से सीढ़ी को गेट पर रखा और आराम से दूसरी तरफ उतर गई। मैं इस कमरे के अंदर थी। दरवाजे के आगे बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। पर्दे को हटाया तो सामने अंधेरा था। हालांकि दिन का वक्त था। मैं कमरे के अंदर आ गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में मेरे अलावा और भी कोई है। आसपास देखने लगी, कहीं तो लाइट होगी। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि कमरों के हिसाब से वहाँ 10 कमरे बनाए जा सकते थे। उसको कमरा नहीं कहना चाहिए था, यह तो किसी तबेले जैसा लग रहा था और इतनी गंदी बदबू आ रही थी उस कमरे में से। मैं हैरान रह गई। इतनी गंदी बदबू थी कि मैं अपनी नाक पर हाथ रख लिया था। जल्दी जल्दी स्विच तलाश करने लगी जो मुझे मिल ही गया। 2 से 4 बटन दबाया तो अचानक से कमरे में रोशनी फैल गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस कमरे में गेहूं रखी जाती थी, लेकिन क्या उस गेहूं को यहाँ से हटाया नहीं गया था जो इतनी बुरी बदबू आ रही थी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की मेरी रूह कांप गई, हाथ कांपने लगे क्योंकि जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी वह किसी 13 साल की बच्ची के लिए बहुत ही अजीब था और खौफनाक मंजर था। उस कमरे में कुछ जानवर पड़े थे जो लाइन से बैठे हुए थे, 7 से 8 एक तरफ दूसरी बाकी तरफ। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि उन जानवरों के सिर औरतों की तरह थे। जानवर गाय जैसी थी। बुरी तरह चिल्लाने लगी, चीखने लगी। वह सारी औरत एक साथ बोलने लगी, डरो नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो। और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठे रो रही थी और मेरे पापा के साथ लड़ रही थी। क्यों करते हैं तुम्हारे पापा इस तरह के काम? वह जमाने चले गए। अब कौन ऐसा काम करता है? दूसरों को भी तंग करते हैं। घर में इस तरह की चीज़ रखेंगे तो बच्चों का ध्यान तो जाएगा ना। बच्चों की तो आदत है, जिस काम को उनको मना करो उनको वही काम करना है। इसका क्या कसूर था? कितनी बुरी तरह डर गई है मेरी बच्ची। अगर डर के मारे इसका दिल बंद हो जाता तो वहीं पड़ी हुई मर जाती। हम क्या करते? डॉक्टर के पास ले जाने तक का समय नहीं बचता। क्या कर लेते हम लोग? अपने पापा को मना करो, यह सब पुराने तरीके तोड़ दे। कोई भी नहीं करता यह सब। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो जाता तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करती तुम सब लोगों को। पापा कह रहे थे कि वहाँ तो कुछ नहीं है, बस गेहूँ होता है, पर यह तो इसी घर में रहती है। मेरे पापा ने कहा, इतनी भी छोटी नहीं हमारी बेटी, बड़ी हो रही है, 3 साल बाद जवान हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि बच्ची की जान मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने घर में इस तरह की कोई भी हरकत नहीं होने दूंगी। ख़त्म करो यह सब सारा काम। इस उम्र में इस तरह की हरकतें ना करें। कल को किसी को कुछ हो गया तो उनकी जिम्मेदारी हमारे गले पड़ जाएगा। मैं उठी और डरना शुरू कर दिया। मैं वहाँ पर देखी थी, उस कमरे में गाय पड़ी हुई थी, लेकिन उसके सर औरतों के थे। यह क्या हो रहा है मम्मी? मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी और मेरी माँ फिर से रोने लगी। अब तो मेरे पापा भी परेशान हो गए थे। 1 हफ्ते तक इसी तरह डरती रही, चिल्लाती रही। मुझे बुखार आ रहा, मेरी हालत बहुत बुरी तरह, यहाँ पर तक कि मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत प्यार किया। 3 दिन के बाद मैं कुछ नॉर्मल हुई और फिर से मेरे घर ले आए। फिर एक दिन मेरे दादाजी और मेरे माँ पापा सभी मेरे पास बैठे और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम जिस चीज़ से डरती थी हम तुम्हें उसके बारे में बताना चाहते हैं और तुम्हें इसलिए उस कमरे में जाने नहीं देते थे कि कहीं तुम डर न जाओ। मैं और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ।
मैंने कहा, वह सब क्या था, मुझे बताइए, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे दादा ने कहा कि यह बहुत पुरानी परंपरा है, जो तुमने देखा वह एक तरीका है इलाज का। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर कोई गाय नहीं थी, वह सारी की सारी औरतें ही थी। मैंने कहा, नहीं, मैंने गाय देखा था जिसका सिर औरत का था। दादाजी कहने लगे, बेटा, दरअसल इस तरीके से हम बीमार औरतों का इलाज करते हैं। इस इलाज में एक ऐसे शख्स को जिसको कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी बीमारी हो, जिसका बहुत सालों से इलाज करवा रहा हो लेकिन वह ठीक ना हुआ हो, तो 6 दिन के लिए उसे बड़े जानवर की खाल में पूरी तरह अपने आप को लपेटकर गुजारने होते हैं और एक कमरे में पड़े रहना होता है। यह तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं होता। 6 दिन तक जानवरों की खाल में अपने बदन को लगाकर रखना होता है। इसमें से तो बहुत बुरी बदबू होती है जो आपको बर्दाश्त करनी होती है। खाना भी आपको बहुत ही हल्का खाना होता है। यह इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग इसे नहीं करते, पुराने वक्त में बहुत करते थे, फिर लोग इससे दूर होने लगे क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एक बार इस तरीके से जिसका शरीर गुजर जाए तो यह समझो कि उसको नया जन्म हुआ हो। वह पुरानी परंपरा है और इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से कोई जानवर की खाल लपेटकर गर्दन तक बैठा हो तो जाहिर है कि अजीब लगता है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं देते थे। बच्चों का यह मंजर दिखाना कोई अच्छी बात नहीं। अब तुम्हारे खानदान की एक बच्ची हो, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो। सोचा था कि तुम्हें एक बार समझाना ही काफ़ी होगा, लेकिन तुम वहाँ पर जा पहुँची। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई और मैं कहा कि क्या वाकई उससे फ़ायदा होता है? तो मेरे दादा ने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। औरतों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यह तरीका इलाज सिर्फ मर्दों के लिए था, क्योंकि औरतें 6 दिन तक ऐसे बैठे रहना कोई अजीब सी बात लगती है। लेकिन मैं औरतों का इलाज भी करना शुरू कर दिया। इलाज तो सबके लिए होता है। जब मुझे पता चला यह तो एक तरीका है इलाज का, तो मेरे दिल से सारा डर निकल गया। अचानक से मैं बहुत नॉर्मल हो गई। लेकिन मेरे माँ और पापा ने दादा को कहा कि वह यह काम आइंदा नहीं करेंगे। मैंने कहा कि मैं यह बिल्कुल ठीक हूँ, आप दादा को यह काम करने दें। ऐसे लोगों का इलाज से फ़ायदा हो रहा है तो यह काम रुकना नहीं चाहिए। बाकी लोग कई कई सालों तक अपने साथ बीमारियां लेकर चलते रहते हैं, इलाज करवाते हैं, दवाइयाँ भी करते हैं, लेकिन असर नहीं होता। अगर इस तरह से लोगों का इलाज मिल रहा था तो हमें यह रोकना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे माँ पापा ने कहा कि इस घर में अब यह काम नहीं होगा। कल को तो रिश्तेदार या किसी मेहमान के बच्चे आएंगे तो क्या कहेंगे? वैसे भी गांव वाले भी तो आपके खिलाफ हो रहे हैं। वह कहते हैं कि यह तरीका इलाज औरतों के लिए नहीं था, आपने औरतों के लिए शुरू किया, हमारे लिए यह कोई प्रॉब्लम बन जाएगा। वैसे यहाँ के लोग थे भी ऐसे ही, ऐसी बातों पर तो लोग मरने पर उतर आते हैं। मैंने कहा, मुझे इस इलाज के बारे में और जानकारी चाहिए। मेरे दादाजी ने कहा, मैं सालों से लोगों की मदद कर रहा हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ लोगों का इलाज करना। इसी तरह कुछ सालों तक चलता रहा। मेरे दादाजी और अब भी बूढ़े हो गए थे और अपनी पढ़ाई करके मैं दादाजी का ख्याल रखती थी। मेरे माँ पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं दादाजी के पास रहूं। मेरे दादाजी इलाज के सारे तरीके मुझे समझाते थे। मैंने एक डायरी बनाई हुई थी जिसमें उन तरीकों को लिख लिया करती थी, इसलिए दादाजी ने भी प्रॉब्लम कम हो जाती थी। वह मुझे सब कुछ बताया करते थे कि यह सब कैसे होता है, इसके तरीके क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, 6 दिन तक कहाँ रहना होता है, ऐसे मरीज को खाने के लिए कौन सी चीज़ देनी चाहिए, उसे कितना पानी पिलाना चाहिए। मेरे दादा मुझे सब कुछ बताते थे। मैं मेडिकल स्टूडेंट बन गई थी और डॉक्टर बन गई थी, लेकिन मेरे माँ पापा को अच्छा नहीं लगता था कि मैं वही काम करूं जिसे मेरे दादाजी करते हैं, और वो लोग मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। सदमे के कारण मेरे दादाजी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका तजुर्बा मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया और फिर मैंने इस काम के लिए वहीं पर एक बहुत अच्छी जगह बनवाई। उसी जगह को मैंने साफ करवाया, यहाँ पर टाइल्स लगवाई, एसी लगवाई, छोटे छोटे कमरे बनवाए।
उस काम को साफ सुथरी और अच्छी तरीके से शुरू किया। अब यहाँ पर न सिर्फ गांव के लोग बल्कि आसपास के लोग भी आते हैं। वह 6 दिन के लिए अपने आप को हमारे पास जमा कर देते हैं और हम उनको उसके बदले पैसे भी लेते हैं और साथ उनकी मदद भी करते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज आता है जो पैसे नहीं दे पाता तो हम उनसे पैसे नहीं लेते थे। पर यह देखकर मैं वाकई हैरान थी कि जो काम बड़ी दवाइयाँ नहीं कर सकती थी वह काम इस तरीके से हो जाता था। लोग वाकई कहते थे कि हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मना किया, मुझे कहा कि यह काम नहीं करूं, लेकिन मुझे मेरे दादाजी की परंपरा को लेकर चलना था। लेकिन फिर पता चला कि मेरे दादा ने अपने हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम करके गए थे। हालांकि उनके 5 पोते भी थे, लेकिन शायद वह जानते थे कि मैं इन्हीं पैसों से मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया था और बेशक लोगों को फ़ायदा भी हो रहा था। जब इससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा था तो मैं फिर इलाज को रोकना नहीं चाहिए था। कुछ लोग आज भी इसको बुरा समझते हैं, इससे बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब वह ज़माना नहीं रहा। मुझे लोगों को मदद करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह कोई गलत काम नहीं है। तरीका इलाज तो इससे भी खतरनाक और अजीबोगरीब किस्म के होते हैं, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। सबसे अच्छी बात तो यह है, जिस चीज़ से मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी, 7 से 8 दिन तक मेरी हालत गंभीर हो गई थी, आज वही मेरा रोजगार का तरीका है। मुझे लोगों की मदद करके बहुत खुशी होती है। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से मेरा और मेरे परिवार का कोई ताल्लुकात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह से दिल छू लेने वाली कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।